चलें, कोई नहीं, मैं दोबारा एक बार कंप्लीट फटाफट से बता दूँ? This call is now being recorded. प्लीज़। This call is now taking notes. ओके, तो थायराइडिज़म में सॉरी अब हम ग्रोथ हार्मोन का एक बार कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है, जो हार्मोन सिक्रीशन है, इन जनरल जो ग्रोथ हार्मोन हो रही है, उसके ऊपर हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक तो उसमें कम आते हैं, प्लस उसके मैकेनिज़्म में हमने नहीं जाना। इट इज़ अ क्वाइट लॉन्ग एंड अ वेरी लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस, ठीक है? कि कैसे होता है, क्या होता है। बट हमने एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, जब व्याधि आती है। अब ये व्याधि कैसी है, या तो उसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, या तो उसकी बहुत ही कम प्रोडक्शन होगी। यानी कि डिमांड तो है, या तो बहुत ज़्यादा डिमांड कंप्लीट हो रही है, एक ओवर में जा रही है, या तो डिमांड कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है। ठीक है? प्रोडक्शन पीछे से नहीं हो रही है, डिमांड तो हाई है, प्रोडक्शन कम है। ठीक है? तो चाइल्डहुड के अंदर अगर यही ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए, तो उसे हम जायंटिज़्म कहेंगे। बोन्स में हमारी बोन्स में जो लॉन्ग बोन्स वगैरह होती हैं, उन बोन्स के अंदर जो हड्डियाँ बढ़ती हैं, जिनकी लेंथ इंक्रीज़ करती है, ऑलमोस्ट सारी बोन्स की लेंथ इंक्रीज़ करती है, कुछ बोन्स को छोड़कर। ठीक है? हर बोन की अपनी एक लेंथ इंक्रीज़ होती है। तो जब वो इंक्रीज़ हो रही होती है, एक एरिया होता है एपिफाइज़ल प्लेट। ठीक है? ये एपिफाइज़ल प्लेट में ये वाली प्लेट्स हैं ये, एपिफाइज़ल प्लेट। जब तक तो ये खुली है, तब तक ग्रोथ हार्मोन को लेगी और अपना यूज़ करेगी और बोन की एलोंगेशन यानी कि उसकी लंबाई को बनाएगी। जैसे ही अ, तो जब तक ये बनाएगी, अगर मान लीजिए ओवर प्रोडक्शन हो गई, तो इसने उसकी हाइट को भी बहुत लंबा कर दिया। जब तक बंद नहीं हुई, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स आते रहे, उसको यूज़ करती रही, एपिफाइज़ल प्लेट्स अपने टाइम पे बंद नहीं हुई। यानी कि इन्हिबिटरी रिएक्शन इसका वीक था। ठीक है? तो रिलीज़िंग हार्मोन का रिएक्शन अच्छा था, ठीक है? तो यहाँ प्रोडक्शन होती रही, वो यूज़ करते रहे और जायंटिज़्म यानी कि ताड़ की तरह वो इंसान लंबा हो गया, जहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल समझा था खलीजी का, ठीक है? उनकी हाइट चाइल्डहुड में ही काफ़ी बड़ी हो गई थी। एडल्टहुड में क्या होता है, एडल्टहुड के अंदर सेम प्रोसीजर हो रहा है। अभी भी ग्रोथ हार्मोन बनी जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। उस केस में लेकिन अब एडल्टहुड में आने के बाद एक टाइम के बाद वो कट लग गया, चाहे देर से लगा। एपिफाइज़ल प्लेट का इन्हिबिटरी वाला जो हमारा था, वो लग गया। एपिफाइज़ल प्लेट्स अपने टाइम पे क्लोज़ कर गई। अब वो क्लोज़ तो कर गई लेकिन ग्रोथ हार्मोन बनना खत्म नहीं हुआ। वो अब यहाँ ना बन मतलब कि इसके अंदर बोन की एलोंगेशन नहीं करवाएगा, लेकिन वो ग्रोथ हार्मोन यानी कि यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे, एक नई डिपोज़िशन कह लीजिए या एक बोन की एक नई शेप निकलनी शुरू हो जाएगी, व्हिच इज़ नॉट नेचुरल एंड व्हिच इज़ नॉट कॉमन, नॉट जनरल, और वो शेप थोड़ी अजीब-सी टेढ़ी-मेढ़ी रहेगी। इसकी वजह से ये जो प्रक्रिया हुई, जिसमें बोन्स टेढ़ी-मेढ़ी हो गई, इसे कहते हैं एक्रोमेगाली, ठीक है? ये दोनों ही केसेज़ किसी भी के ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान में दोनों ही हों और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक इंसान के अंदर एक डिफरेंट स्टेज पे ऐसा कुछ हो। ये अलग-अलग लोगों में अलग-अलग भी हो सकती है, मीन्स किसी को सिर्फ़ एक्रोमेगाली हो सकती है, किसी को सिर्फ़ जायंटिज़्म हो सकता है, किसी को दोनों भी हो सकती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे खलीजी का जो एग्ज़ाम्पल है उनमें दोनों ही हैं। उनको एक नहीं, उनको दोनों प्रॉब्लम है। उनकी बोन्स भी थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हैं और एक्सट्रीम लेवल पे वो लंबे भी हैं। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा जब एपिफाइसल प्लेट्स क्लोज़ होती हैं, वो एडल्टहुड का केस आता है एक्रोमेगाली का, ठीक है? दैट्स इट। अब आता है हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब जब ये ग्रोथ हार्मोन जो थी, हाइपो लेवल पे चली गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो खुली रहेगी प्लेट्स। प्लेट्स तो इंतज़ार कर रही है, आजा, 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 आजा ग्रोथ हार्मोन के लिए। ये तो आने को ना दे रहा। इसका जो बहुत ही कम है। इन्हिबिटरी रिस्पॉन्स तो क्या ही देगा, इसका रिलीजिंग हार्मोन बड़ा वीक चल रहा है। ये वेट करते-करते-करते ये नहीं आया, थोड़ी बहुत ही मिनिमम ग्रोथ कह लीजिए, ये थोड़ी बहुत ही ग्रोथ हुई। जेनेटिक रीज़न नहीं आएगा इसके अंदर। इन जनरल की बात कर रही हूँ कि उसकी क्षमता थी निकलने की, हाइट बढ़ने की क्षमता थी, लेकिन हार्मोन्स नहीं निकले। हार्मोन्स की प्रोडक्शन में कोई ना कोई रुकावट आई। ये प्रॉब्लम वहाँ की बात हो रही है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, इसको क्या कहेंगे? ड्वार्फिज़्म, बौनापन। आप देखेंगे कुछ घरों में बाकी सबकी हाइट सही रहती है, लेकिन उनकी हाइट ही सिर्फ़ उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ही हाइट छोटी रह जाती है। इसलिए बच्चों को लटकाया जाता है और कहा जाता है कि आप अच्छी मात्रा में खाना खाओ, कैल्शियम खाओ, विटामिन डी भी लो और अन्य पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स,
फैट्स, ये सब कुछ लो। इन सब का मिलान जो हमारी थाली होती है, उस थाली में बैलेंस डाइट का होना एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट है। तो ये सिर्फ़ एक डॉर्फिज़्म की और जायंटिज़्म की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ की भी बात हो रही है यहाँ पर। फिलहाल सिर्फ़ हड्डियों पे बात हो रही है ये वाली, फिलहाल, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक बात हमने अभी समझी भी थी कि ये इंटेलिजेंस पे यानी कि मेंटल इंटेलिजेंस पे काम नहीं करता, यानी कि इंटेलिजेंस पे इसका कोई असर नहीं आएगा, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइट पे या मसल्स की इन सब चीज़ों में इसकी ग्रोथ की प्रॉब्लम आएगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, अब स्किन तो बड़ी नहीं हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन तो उतने ही थे, कम ही थे मतलब शॉर्टेज थी उसकी। बोन्स भी नहीं बड़ी हुई, स्किन भी बड़ी नहीं हुई और जो एनलार्जमेंट चाहिए होती है ऑर्गन्स की वो भी नहीं हुई। हाइट के हिसाब से उतना ही रह गया। सब कुछ छोटा-छोटा रह गया। तो वो ड्वार्फिज़्म कहलाता है, ठीक है? क्या ये बात किसी को समझ आई? मतलब किसी को छूट तो नहीं गया ये पॉइंट? मैम एक क्वेश्चन पूछ लूं? पूछिए। मैम जो जैसे हम नाखून काटने के बाद भी बढ़ते हैं और बाल काटने के हुँ। बाद भी बढ़ते हैं, तो वो इसी हार्मोन की वजह से बढ़ते हैं? जी। ओके मैम। बाकी बाकी ये ग्रोथ हार्मोन एक टाइम के बाद जो है वो शरीर को नहीं बढ़ाता है, ऐसे सब हुँ, चीजों के लिए काम करता रहता है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। ओके। प्यूबर्टी के टाइम पे ये और ज़्यादा ग्रोथ नहीं देता। प्यूबर्टी के टाइम पे धीरे-धीरे डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। अभी इसके ऊपर हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पीनियल मैं इसके बाद लूँगी, लेकिन ये इन कनेक्शन विद द थायरॉइड है, तो मैं थाइमस सॉरी, आई एम सॉरी। थाइमस के साथ इन कनेक्शन में है, दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बात को मैं यहाँ पे भी ले रही हूँ, ताकि आपको चीज़ याद रहेगी, ठीक है? अब ये कर क्या रहा है? चलिए बिल्कुल नीचे चलते हैं, वहाँ जगह है हमारे पास शायद। यहाँ हमें जगह ढूँढनी पड़ रही है ना बार-बार। 1 सेकंड, पेज दे दो। ओके, आ गया, आ क्यों नहीं रहा? ओके, ये रहा, आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड के बारे में, ठीक है? थाइमस ग्लैंड क्या होता है? हमने बताया था कि स्टर्नम के पीछे होता है, ट्रैकिया के और हार्ट के बीच में होता है, ठीक है? अब यहाँ पे ना हमारे कुछ बोन्स सॉरी कुछ हमारे अ, हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि इसके लिए यूज़ होते हैं, थायरॉक्सिन के लिए। 1 सेकंड पहले मैं बोन का बना दूँ स्ट्रक्चर। ओह! बड़ी गंदी बोन बनाई है, सॉरी। ठीक है? अब यहाँ पे ना हमारा जो टीएसएच है यानी कि ये थायरॉइड थायरॉइड नहीं, ग्रोथ हार्मोन के अंदर थायरॉक्सिन के अंदर जाता है एक हमारा, ठीक है? यानी कि उसने उसको टीएसएच थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉक्सिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है? ये एक हार्मोन वो बनाता है, जो मैंने ये बीच में स्पेशली एक चीज़ के समझाने के लिए किया है। ये हार्मोन यहाँ आता है, ये हमारे लिम्फोसाइट्स को बनाने का काम करता है। लिम्फोसाइट्स में हमारे पास होते हैं लिम्फो ज़्यादा से लिम्फोसाइट के साइट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, पर आपको थोड़ा-सा एक मेजर में थोड़ा-सा बात क्लियर कर देते हैं। बीटा सेल सॉरी बी सेल और टी सेल्स, ठीक है? अब बी सेल क्या होता है? बी सेल जब बनता है ना, तो यहीं बना और यहीं मैच्योर हो गया, बोन के अंदर, खत्म। इसलिए इसको बी सेल्स बोला जाता है, जो बोन के अंदर ही रह जाता है। अब ये टी सेल वाला जो होता है, ये जाता है किसके अंदर? थायरॉइड के अंदर। थायरॉइड के अंदर जाता है, ठीक है? ये थायरॉइड के अंदर गया, टीएसएच वाला पार्ट आ गया, अब आपको याद आ जाएगा टीएसएच वाला, ठीक है? अब यहाँ पे जो इसको यहाँ तक लेके गया ना टी को, इसको लेके जा रहा है यहाँ पर, टी को लेके जा रहा है, तो इसे कहेंगे थाइमोसिन। मैं किसी और को लिख सकती थी।
जो इसको इधर लेके जा रहा है वो है थाइमोसिन। किसको? टी को। यहाँ टी भी था, टी को ही लेके जा रहा है इधर। ठीक है, कहाँ? थायराइड के पास। थायराइड के पास लेके जा रहा है। अभी थायराइड के अंदर जाएगा, वहां पे अपनी प्रोडक्शन बनाएगा, करेगा, और मतलब मेच्योर यहीं पे ही होगा। टी सेल यहाँ पे आके मेच्योर होगा। ठीक है, मेच्योर होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे ये हमारे कुछ वो बनाएगा, क्या नाम है, जिससे हमारे थाइमस ग्लैंड से ये जो क्या नाम है, बोन से जो निकलते हैं, उन्हें थाइमस ग्लैंड के नीचे चले गए, वहां पे बनते हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। और इसको कहते हैं CMIS। ये मत याद करना पर, लेकिन बस बता रही हूँ। ये सेल के जरिए अपनी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और जो थाइमोसिन होता है ना, इसको अपने हटा दो, आप ज्यादा कंफ्यूज होगी, मैं इसको मैं बेटर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं टी सेल्स मैच्योर होने पे। ठीक है, और जो थाइमोसिन था ना, वो इसको ये सिखाता है कि तुमने बड़ा कैसे होना है, तुमने मैच्योर कैसे होना है। किसको? टी सेल को, टी लिम्फोसाइट सेल को। ठीक है, कौन सिखा रहा है? थाइमोसिन सिखा रहा है। फिर मतलब इसको हम एक ट्रेनिंग भी बोलते हैं, इसको सिखाने का काम भी करते हैं। ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना कैसे करता है, पर हाँ, उसको सिखाने का, बताने का कार्य ये करता है। तो ये समझ आ गया बी टी सेल के बारे में, क्वेश्चन आता है। अब एक चीज और यहाँ पे समझनी है कि इनके अपने कार्य क्या है, मतलब मेन फंक्शनैलिटीज को समझना है ना। प्रोसीजर तो हमने समझ लिया कि कौन कहाँ कैसे जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं समझना, अभी इतना काफी है। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है कि बी सेल क्या कार्य करता है। ये बीटा नहीं है, बी है, ये बी सेल है। जो बोन के अंदर ही था ना, वही मैच्योर हो गया, वही पैदा हुआ, वही मैच्योर भी हुआ, मतलब खत्म भी वही हो गया। तो ये क्या करता है, ये हमारी एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। ठीक है, और जो टी सेल थे हमारे, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन जनरल इम्यूनिटी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड जो था, प्यूबिटी हिट होते ही या प्यूबिटी से पहले जितना बनना था बन गया, जितनी इम्यूनिटी बनानी थी बना ली। टी सेल की, टी सेल जितने प्रोड्यूस होने थे, आप ऐसा समझिए, वो बन चुकी है, इम्यूनिटी क्रिएट कर चुके। टिल द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ना इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, ये डी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, डी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और बुढ़ापे तक आते आते खत्म। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जब ये डी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी वजह से जो इम्यूनिटी है, एक एज के बाद, या कहें कि बुढ़ापे में आते आते इम्यूनिटी बड़ी वीक हो जाती है, बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे, बहुत मतलब कि बॉडी में बहुत जल्दी बीमारियों का आदान प्रदान बहुत जल्दी होता रहेगा। कुछ बच्चों की आपने देखा इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है, उनको मेडिसिन दे दी जाती है बहुत जल्दी, बहुत छोटी एज में, तो वहां पे भी ये हैम्पर करता है, बहुत नुकसान करता है। अब ये टी सेल का एक बार टी सेल का और फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ मैंने होता है, मैंने लिखे भी नहीं अपने, बहुत कम लिखे है ना, हाँ वैसे तो यहाँ पे लिखा है। तो ये टी सेल क्या करता है, हमारे हेल्प, ये करता है, हेल्पर होता है एक तरह का। ठीक है, मेमोरी बनाता है हमारी। मैं नीचे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, टी सेल का। ठीक है, एक एक टी हेल्पर होते हैं एक तरह के हमारे, और ये हमारी मेमोरी बनाते हैं, हेल्प करते हैं मेमोरी बनाने में। मेजर मेजर काम ये दोनों वाले करते हैं। ठीक है, और क्या था लास्ट में, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये थाइमोसिन की बात हो रही है, थायराइड की यहाँ पे बात नहीं हो रही, सिर्फ थाइमोसिन वाले की बात हो रही है। थाइमस का जो पार्ट था थाइमोसिन वाला, ये सिर्फ उनकी बात हो रही है अभी। थायराइड तक अभी हम पहुंचे नहीं है, तो दोनों के साथ मिक्स मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों टॉपिक थोड़े आपस में इंटर रिलेटेड, ग्रोथ ग्रोथ से रिलेटेड थे, इस वजह से साथ में कराया। अब ब्रेन का एक लास्ट पार्ट रह गया, दैट इज योर पीनियल ग्लैंड।
बहुत ही छोटू सा है और बड़ा अच्छा सा है, उसमें ज्यादा फंक्शनैलिटी का हमें वो नहीं देखना। थोड़ा चलो ये रहते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। पीनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? जायन सेफेलॉन में पाया जाता है, पोस्टीरियर साइड, पीछे की तरफ, जहाँ पे हमारा ऑक्सीपिटल लोब आता है ना, उस तरफ। ठीक है, ये वहां पाया जाता है। ठीक है, क्या सिक्रीट करता है ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन। किस लिए रिक्वायर्ड होता था मेलाटोनिन, कौन बताएगा, किसको याद है? नर्वस सिस्टम में ही पढ़कर आया हूँ अभी, नया नया ताजा ताजा, गरम गरम। वो कलर करता है ना बॉडी का, मतलब हाँ जी, ब्लैक। स्लीप ना, स्लीप। स्लीप साइकिल, सर्कादियम रिदम। इसको मैं हम याद कराने के लिए मैं बोलती हूँ इसको रूटीन। रूटीन का हार्मोन है कौन सा, याद करने के लिए सिर्फ। क्या साइंटिफिक टर्म यूज करी जाती है? नहीं, रूटीन वर्क साइंटिफिक टर्म के साथ नहीं यूज करा जाता। मतलब अगर आप कहेंगे कि रूटीन हार्मोन है, तो कोई डॉक्टर कोई साइंटिस्ट आपकी बात को नहीं सुनेगा, वो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप उसको सिर्फ याद करने के लिए, अभी अपनी समझ को और फैलाने के लिए अभी बेस पे इसको रूटीन से याद कर सकते हो, सिर्फ याद करने के लिए। बाकी वो समझ जरूर जाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, इसको दूसरे में क्या कहते हैं? सर्कादियम रिदम को बनाए रखता है, रिदम को बनाए रखने के लिए क्या होती है, इसको हम एक और वर्ड भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लग रही है, मैम प्लीज रिपीट वन मोर टाइम। हाँ जी, कर देती हूँ। मतलब पीनियल ग्लैंड है ना, जो डायनसेफेलॉन में है, पोस्टीरियर साइड में, हमारे ब्रेन के पीछे की तरफ। ठीक है, उस साइड पे डायनसेफेलॉन के अंदर पाया जाता है। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सब हमने पढ़ा था ना, उसका जो डायनसेफेलॉन का पार्ट था। ठीक है, उस वाले पार्ट के अंदर पीनियल ग्लैंड पाया गया। पीनियल ग्लैंड के अंदर देखा हमने कि वो एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। वो मेलाटोनिन क्या करता है, हमारी जो सर्कादियम रिदम, यानी कि जो हमारी रूटीन है, रूटीन क्या होता है कि कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, कब खाना खाना है, कब पढ़ना है, ये हमारी बॉडी हमें एक बार उत्तेजना देती है ना, कि जैसे कि भूख लगी है, 1 बजे भूख लग जाती है। अब भूख लगने का मतलब क्या होता है? पेट में चूहे दौड़ना, यही सिम्टम्स होते हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स। जिह्वा को ना देखे, किसी को बर्गर खाते हुए देख लिया तो हमें भूख लग गई, ये वो वाली भूख नहीं है। ठीक है, ये वो भूख नहीं है, वहां टेस्ट बड्स का आपकी उबाल मार रहे हैं, उनको मन कर रहा है चीज खाने का या जो भी। ठीक है, मेलाटोनिन क्या करता है, आपका जब टाइम है उस टाइम पे, सॉरी, उस टाइम पे उस चीज को खाना मिल जाना चाहिए। तो जब पेट में चूहे दौड़ते हैं, दैट इज योर गैस। तो वो गुड़ 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 की आवाज आती है ना, दूसरे को भी सुनाई देती है, गुड़ 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 गुड़, क्या हो रहा है? भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। तो उस टाइम पे ये भूख का कार्य करवा रहा होता है। सुबह उठते हैं आप 4 बजे, हम सभी योगी हैं, हम सभी सुबह 4 बजे, 3 बजे हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो जिसकी 3 बजे होती है, एकदम से आंख खुल जाएगी ना, मेलाटोनिन की वजह से। रात के 8 बजते ही नींद स्टार्ट हो जाएगी, मेलाटोनिन की वजह से। भूख लगी टाइम पर, 1 बजे का टाइम है तो 1 बजे भूख लगनी शुरू हो गई, मेलाटोनिन की वजह से। ठीक है, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी दिनचर्या पे, रात्रिचर्या पे काम करता है, इसके अलावा इसका कोई और कार्य नहीं है। ठीक है, ऐसा और भी चीजें हैं, लेकिन हम सिर्फ इसके ऊपर तक ही इसको निर्भर करके इसको छोड़ेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं इसके ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज योर पैनक्रियास। pineal gland is over, I'm sorry, 1 second, एक्सक्यूज मी जी। तो pineal gland is over, हमें सिर्फ उसके मेलाटोनिन के बारे में ही पढ़ना था। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पैनक्रियास। मैम थायराइड नहीं कराया? कराएंगे कराएंगे, वो थोड़ा बड़ा है, पैनक्रियास छोटा है। ठीक है, पैनक्रियास कैसा होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, पत्ती की शेप जैसा, लीफ की जैसी शेप होती है इसकी। ठीक है, सी शेप भी कह सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इसलिए, लीफ या फिर पत्ती नुमा। ठीक है, एक कर्व की तरह जा रहा होता है ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, कर्व की तरह कहाँ? अराउंड ड्यूडेनम।
ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड या कौन सा ऑर्गन है जो या तो लीफ शेप में है या तो सी शेप का कम चांसेस है पूछने का। पर अगर वो लाइन ये पूछे कि सी शेप है एंड अराउंड द ड्यूडेनम है, देन यू हैव टू गेस इट्स ओनली पैनक्रियाज, क्योंकि ड्यूडेनम खुद भी अपनी सी और डी वाली शेप चलती है ना उसकी, इतने में आगे से। तो हो सकता है कि उसके साथ ना पूछे पर पूरी लाइन होगी, कवर करेगा, ठीक है। फिर वो पूछ सकता है कि कर्वी है अराउंड द ड्यूडेनम, तब भी आप समझ जाइएगा, कोई भी लाइन को यूज कर सकता है, कोई भी जार्गन को वो यूज कर सकता है, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप कैसे यूज करोगे उसको, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात आती है जहाँ पे प्रेरणा जी का पीछे एक बार क्वेश्चन भी उठा था, शायद अंकिता जी थे या प्रेरणा जी थे, ठीक है। दैट इज, ये जो ग्लैंड है ये है हिटेरो ग्लैंड, मतलब इसमें एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी भी है और एंडोक्राइन प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। एक्सो है 99%, ये 1 to 2% ओनली, ठीक है। इसको कहते हैं, एंडो वाले को, आइलेट्स ऑफ लैंगर। स्पेलिंग अच्छी लिख देती हूँ, अदरवाइज सबको समझ नहीं आएगा, रुकिए। आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, ठीक है। आइलेट का मतलब होता है आइलैंड की तरह। उन्होंने कहा एक्सोक्राइन 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 पूरा भरा हुआ है, छुटकू सा बीच में 1 और 2% की मात्रा में एक आइलैंड बना हुआ है या आइलैंड की तरह है। कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रॉपर्टी जो उसके अंदर है, ठीक है। डकलेट्स, बाकी सब डक्ट डक्ट वाले हैं ना, तो ये डकलेट्स वहां पे डक्टलेस वहां पर है, ठीक है। तो आइलेट का आइलैंड आ गया। लैंगरहैंस का मतलब क्या? ये एक साइंटिफिक सॉरी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज को कॉइन किया था, उनके नाम पे इसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, ठीक है। ये वही प्रोड्यूस करता है जो भी हमारे तीन, सबसे मेजर बात, तीन हमारे हार्मोन रिलीज करता है in the pancreas, from the pancreas, that is alpha, beta and delta। मैं इसको डेल्टा लिख देती हूँ, बाकी तो बताइए सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दिस इज सोमैटोस्टैटिन का कार्य करता है, ठीक है, ओके। अभी बीटा वाले पे आते हैं, बीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा वाले पे आते हैं। ये क्रिएट करता है, हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही थी तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम होगी, नको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर व्याधि आई, बीटा हार्मोन के लेवल्स के अंदर घटाव आया, उतराव आया, उसके बारे में समझेंगे। ये क्या करता है? इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। इंसुलिन खुद क्या करता है? इंसुलिन कहता है कि ब्लड में जो शुगर आ गई है ना, उसे यूज करवा दो। अब यूज कैसे करवाता है? या तो वो भेज देगा, अलग अलग कॉर्नर्स के अंदर भेज देगा, जाओ जाओ तुम इस सेल के पास चले जाओ, तुम इस सेल के पास चले जाओ, तुम इस सेल के पास चले जाओ। तो एनर्जी की फॉर्म के लिए सारे सेल के पास भेज देता है। और कुदरतन बात देखिएगा कि जैसे मैंने अभी आपको रिसेप्टर वाली बात बताई थी बिल्कुल शुरुआत में ही, कि हार्मोन के रिसेप्टर चुनिंदा जगहों पे ही होते हैं, मतलब जो टारगेट ऑर्गन होता है ना उसी के पास उसके हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा के ना इंसुलिन के रिसेप्टर्स ऑलमोस्ट सबके पास होते हैं, सारे सेल के पास होते हैं, ऑल, ठीक है। तो वो क्या करेगा? अगर इंसुलिन की शॉर्टेज हो जाती है तो हमारी बॉडी में कुछ अलग अलग व्याधियां आती है, शॉर्टेज भी होती है, बढ़ाव भी हो जाता है। अभी इसको दो चीजों में भाग में समझेंगे। दैट इज, अभी यहाँ पे पहले इंसुलिन लिखेंगे। क्या बात कही मैंने? जो बात कही ना उसको अब शब्दों के साथ थोड़ा थोड़ा और समझेंगे, ठीक है। इससे होती है दो प्रकार की डायबिटीज, इंसुलिन वाले से, ठीक है। दैट इज योर टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो ऑटो इम्यून होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगते हैं। हो क्या रहा है? इसने कहा कि एक समय था जब इंसुलिन बन रहा था और ऑटो इम्यून डिजीज हो जाने की वजह से, यानी कि उसने खुद ही अपने बीटा सेल्स को मारना शुरू कर दिया।
आपने बीटा सेल्स को मारना शुरू कर दिया, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है? खुद डिस्ट्रक्शन कर देगा, सेल को मार देगा और प्रोडक्शन इतनी कम हो जाएगी या ना के बराबर हो जाती है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया। क्यों? इंसुलिन क्या कर रहा था? ब्लड के शुगर लेवल को बैलेंस करा रहा था ना, कि उसको अलग-अलग जगह पे स्टोर करवा रहा था, जहाँ यूज़ हो सकता था उसे यूज़ करवा रहा था, जहाँ-जहाँ स्टोर का मतलब ग्लाइकोजन वाले में कन्वर्ट करवा रहा था। ये लेता नहीं है इंसुलिन एनर्जी को या कहीं ग्लूकोज़ को लेता नहीं है, ग्लूकोज़ को बल्कि छुपा के, पैक करके उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता है, सेविंग्स का काम करवाता है। कौन? इंसुलिन, ठीक है? अब इसकी कमी हो गई से मतलब क्यों कमी हो गई? मैंने बताया ऑटो इम्यून है, खुद ही की बॉडी ने खुद ही को मार मतलब ज़बरदस्ती इसके सेल को खत्म करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ कर गया, ठीक है? और वहीं इंसुलिन लेवल डिक्रीज़ हो गया, वाइसा वर्सा चलता है, ठीक है? ओके, क्लियर हो गया? इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्यों मैम? अभी तो आपने कहा कि ये तो कम हो गया तो ये तो हाइपो हो जाना चाहिए था, हाइपर क्यों हुआ? नहीं, जो नामकरण करा गया ना वो इंसुलिन के बेस पे नहीं किया गया, शुगर के बेस पे किया गया। तो बात को समझेंगे यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया किसको बोलते हैं? ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने पढ़ा होगा कई बार, जो आप डाइट एंड न्यूट्रिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्लाइसीमिया यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ग्लूकोज़ के लिए, ठीक है? शुगर्स के लिए, ग्लूकोज़ के लिए यूज़ करते हैं। अभी इतना हाइपर हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, तो इंसुलिन की कोई बात कर रहा है इसके अंदर, हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर? नहीं। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, टाइप 1 के नाम से आ सकता है, डायबिटीज मेलाइटस के नाम से आ सकता है, उसके अंदर टाइप 1 या हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से आ सकता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्या इंसुलिन बढ़ जाता है या घट जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में घुमाकर पूछा जा सकता है। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर है? मुझे प्लीज बताएं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। अब क्या होगा? वन सेकेंड। अब जब हमारी बॉडी में जब ये इंसुलिन जो हमारा है, अगर ये बॉडी में थोड़ा ज़्यादा लेवल पे हो जाए यानी कि बढ़ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? हाइपो। अब टाइप 2 को एक बार समझते हैं। वैसे एक बार हाइपो को समझ लेते हैं, यहाँ पर रुक जाए। इंजेक्शन देते गए, इंजेक्शन दिए, इसके अंदर इंजेक्शन डिपेंडेंट होता है ये। इंजेक्शन डिपेंडेंट कह सकते हो या इंजेक्शन की बजाय सही वर्ड है इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है? दोनों में से कोई भी वर्ड या कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा डेफिनेशन मीन्स कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करी जा सकती है। इंसुलिन डिपेंडेंट मीन्स बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। तो बाहर से जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, अब आपको बात समझ आ गई होगी कि उनकी बॉडी में शुगर लेवल क्यों हाई होता है, क्यों स्पाइक कर जाता है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है? तो ये इंजेक्शंस दिए गए। अब इंजेक्शन के चक्कर में क्या हो गया कि अब हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। साइड इफेक्ट है उसका ये। तो क्या हो गया? हाइपोग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिया क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है? मैम इसमें क्या मतलब इंसुलिन बढ़ा दिया इसने। इंसुलिन बढ़ा दिया, अब इंसुलिन बढ़ा दिया तो ब्लड में जितना भी शुगर अब रिक्वायर्ड भी था ना, उसने उस रिक्वायर्ड को भी निकाल के कह दिया नहीं तुम स्टोर करो, तुम ब्लड में नहीं रहोगे। एक तरह का कर्फ्यू लगा देता है शुगर के लिए कि अंदर जाओ, अपने-अपने कमरों में जाओ, अपने-अपने कमरे में जाओ, स्ट्रिक्ट हो जाता है एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो। तो ये स्ट्रिक्ट मदर की तरह, ये स्ट्रिक्ट टीचर की तरह वहाँ पे सबको अंदर कहता है कि नहीं आप ब्लड भी नहीं रहोगे। अब ब्लड में कमी हो गई है। ब्लड में किसकी? शुगर की कमी हो गई है। नाउ लिसन टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ब्लड में शुगर लेवल बहुत गिर जाए, एक सीमा से भी नीचे गिर जाए, वो सीमा कितनी होती है? 80 टू 100 मिली सॉरी जो नहीं है ना? नहीं, ओके। 80 टू 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, ठीक है? इसके अंदर अगर ये इसकी क्षमता इससे भी कम हो गई है, सॉरी ब्लड शुगर इससे भी कम अगर हो गई है, तो ये ब्रेन पे सीधा असर करेगी। ब्रेन पे असर क्यों करेगी? ब्रेन
नीड्स शुगर। क्यों? उसको एनर्जी चाहिए अपने सारे काम के लिए। बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, हम सब जानते हैं ना, हमारे बोले बिना भी कितना काम कर रहा है। नीड्स शुगर या ग्लूकोज कह सकते हो, ठीक है ना? अगर इसे ये नहीं मिला तो क्या होगा? ब्रेन फॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाएगा इंसान। अनकॉन्शियसनेस छा जाएगी, कोमा में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। क्लियर है सबको ये बात? मैम ये टाइप 2 डायबिटीज है क्या? नहीं 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 नहीं, टाइप 2 पे हम पहुंची नहीं अभी। अच्छा, वही चल रहा है अभी। वही चल रहा है, इंजेक्शन दे दिया ना, हाँ हाँ। एक्सट्रीम इंसुलिन हो गया। एक्सट्रीम इंसुलिन की वजह से क्या हो गया? पहले तो हाइपर था, फिर ग्लाइसीमिया। हाइपो। क्योंकि जब बॉडी में इंसुलिन, सुनिए बात को समझो एक बार, रुको ध्यान से समझो। अगर बॉडी में इंसुलिन है, उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। इसको लिख लो, अपनी आंखों के सामने लिखो इसको एक बार। ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, ठीक है, कम होने पे। अब जब ब्लड में शुगर ज्यादा बढ़ गई तो हाइपर ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया का मतलब शुगर है, हाइपर हो गया, ठीक है। उसको अब हटा देते हैं, वो तो हमने कर लिया। सेकंड, इंजेक्शन दिए गए, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए गए। अब वो कुछ ज्यादा ले लिए, उनको डर लग रहा था, कुछ ज्यादा ले लिए इंजेक्शन, या डोज ज्यादा हो गई, किसी भी केस में ये प्रोलॉन्ग पीरियड तक ले रहे हैं, ठीक है। इंसुलिन के इंजेक्शन की वजह से इंसुलिन बॉडी में आ गया, उसने ग्लूकोज जितना भी ब्लड में था उसको ज्यादा निकालना शुरू कर दिया, इधर उधर स्टोर करवाना शुरू कर दिया, उसकी स्टोरेज ज्यादा बढ़वा दी उसने। अब जब स्टोरेज बढ़वा दी, अब स्टोरेज कहाँ कहाँ बढ़वाता है इंसुलिन की? ग्लूकोज को स्टोर करवाएगा मसल्स के अंदर, फैट की फॉर्म में, लीवर के अंदर। लीवर को तो हम सब जानते हैं, लीवर करता था ग्लाइकोजेनेसिस करता था, सबको याद है ना? करेक्ट, ठीक है। तो वो उसने करवा दिया, उसने मसल्स के अंदर भी करवा दिया, यूज करवा दिया कि तुम एनर्जी ले लो, तुम एनर्जी ले लो, उसने वो भी करवा दिया। अब उसने क्या कर दिया? फैट को बढ़वा दिया। बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि डायबिटीज वाले जो लोग होते हैं वो मोटे भी हो जाते हैं एक टाइम के बाद, कि शुगर थी इस वजह से शरीर थोड़ा मोटा हो गया, फैल गया, या जैसे भी कह सकते हैं। लेकिन वो हर एक के केस में लागू नहीं होता, ठीक है। तो वहां पे फैट के अंदर भी स्टोर करवा दिया। अब इसने इतना ज्यादा स्टोरेज करवा दी कि ब्लड में जब रिक्वायरमेंट थी तब शुगर मिल ही नहीं रही, अब उसको मिल ही नहीं रही, अब उसको प्रॉब्लम आ रही है। अभी इसके अंदर एक चीज अभी अभी हम समझेंगे, पर उसको भी प्रॉब्लम आ रही है। अब इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि इससे पहले कुछ और रिएक्शन वो स्टार्ट करे बॉडी में, यानी कि हमारी बॉडी में जो हमारा अल्फा सेल है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे। अल्फा सेल जब तक वो बॉडी में जहां जहां पे ग्लूकोज स्टोर्ड था, बचा के रखा गया था, वहां से निकाल के जब तक यूज कराएगा, या नहीं, एक्टिव जोन में आ ही नहीं रहा, काम ही नहीं ठीक से कर रहा वो वाला, तो ब्रेन के पास शुगर पहुंची नहीं, ब्रेन के पास ग्लूकोज पहुंचा नहीं, ग्लूकोज पहुंचा नहीं, ब्रेन ने ठीक से काम करा नहीं, ऐसा इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा में जा सकता है, और डेथ हो सकती है। क्या अभी बात सबको क्लियर है? यस मैम। मैम तभी हम्म। जो जिन लोगों को डायबिटीज होती है और उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, तभी हम्म। कई बार कहा जाता है कि उनका शुगर डाउन हो गया। करेक्ट, पकड़ लिया आपने। वो इंसुलिन के इंजेक्शन की वजह, मैं हमेशा यही ओवरडोज। सोचती थी। ओवरडोज। हाँ, कि इनको डायबिटीज है, इनका शुगर कैसे कम हो गया। हाँ जी। ठीक है मैम, आया समझ में। और मैम ये किस वैसे एज पे होता है टाइप 1? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। वैसे इन जनरली तो बाय बर्थ भी देखा जा सकता है। मैम बाय बर्थ भी देखा है मैंने बच्चे में ना। अमेरिका में कॉमन है, अमेरिका में मैम ये बहुत कॉमन है। टाइप 1 क्योरेबल नहीं है ना मैम? देखो, क्योरेबल है, योग में कर सकते हो तो क्योरेबल है, लेकिन अगर बाय बर्थ है तो क्योरेबल नहीं है। हाँ जी, अगर बाय कि- बर्थ है तो। हाँ, जिसको बाय बर्थ है उसका क्योरेबल नहीं है। जिसको एक स्टेज के बाद आके लगा तो वो क्योर कर सकते हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ, नॉट विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट लाइफस्टाइल चेंजेस से क्योरेबल है, ठीक है। वो आप थेरेपी में पढ़िएगा बाकी का। मैम एक चीज और बताइए कि जी जैसे इसमें एक तो होता है कि गोली खाते हैं डायबिटीज जी वाले, जी एक होता है जी। इंजेक्शन लेते हैं, और एक मतलब ये होता है कि उनको शुरू से ही इंसुलिन बनता ही नहीं था, मतलब उस चीज आ का आप बता जाओ, दीजिए। आ जाओ, अभी पढ़ेंगे, पूरी बात खत्म नहीं हुई, टाइप 2 रहता अच्छा, है। टाइप 2, ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तभी मेरे को लगा कि आपका क्वेश्चन भी टाइप 1 के अंदर आता है, तो ठीक है। अभी टाइप 1 मैम के आप अंदर नहीं बोले, आता। ठीक है, आप बोले ना। चलिए। मनु जी प्लीज, आप म्यूट करेंगे बेटा? हाँ, मुझे पूछना था कि कुछ अच्छा, कुछ पूछो। लोगों का मसल मसल में वो शुगर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो जी मोटे हो जाते हैं। और जी। जिन लोग का स्टोर नहीं होता, वहां पे हम्म, मतलब कहाँ जाता है शुगर, कहाँ जाता है उन लोग का? वही पतला जो वही लोग होते हैं।
तो उनका मसल्स के अंदर जा रहा है ना, फैट में डिपॉजिशन नहीं हो रही, फैट में नहीं हो रही, लीवर में डिपॉजिट हो रहा है या तो ये तो मसल्स में डिपॉजिट हो रहा है, अगर फैट की फॉर्म में डिपॉजिट नहीं हो रहा तो। मीन्स मैम कुछ पतले होते हैं कुछ मोटे होते हैं ना, हाँ, दोनों। इसी वजह से है। तो जरूरी नहीं है ना कि सबके अंदर ये सब चीज हो, हाइपो सबके अंदर हो जाएगा, ये जरूरी तो नहीं है ना। ये तो हाँ। कहीं केस में होता है। आप दोनों चीजों को इकट्ठे एक साथ लेके चल रहे हो। खली वाला ओके। केस हर एक के साथ नहीं होता। वो बोन्स में था, यहाँ पे आप दोनों चीजों को जोड़ के चल रहे हो, हाइपर और हाइपो दोनों इकट्ठे करके चल रहे हो। ना ना ना, वापस आ जाओ। ओके। ठीक है। उसके अंदर एक और चीज है, इसके साथ जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, इन जनरल उनके साथ कोई ना कोई और प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड होती ही है बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही व्याधि होगी वो सिर्फ एक ही ऑर्गन पे रह के चली जाएगी, स्पेशली इन डायबिटीज होती है। चले टाइप 2 को समझते हैं अभी। आपके बहुत सारे प्रश्नों का हल यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है। एक क्या होता है इसके अंदर दो भाग है, एक है अर्ली, एक है लेटर। अर्ली स्टेज में क्या होता, बहुत ज्यादा इंसुलिन बन गया, तौबा रे तौबा, कुछ ज्यादा ही इंसुलिन बन गया। इतना बन गया वो बना बना के ओवर प्रोटेक्शन की वजह से बेचारा थक ही गया। ठीक है। वो इतना थक गया कि उसने इंसुलिन बनाना बाद में एक टाइम के बाद धीरे धीरे बंद ही कर दिया, बॉडी ने उस पर रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया, वो इतना थक गया। ठीक है। लेटर स्टेज में क्या हुआ, यहाँ पे आके इसकी वजह से जब यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पे ये बिल्कुल शून्यता पे आ गया, मतलब बहुत कम हो चुका। यहाँ ओवर प्रोडक्शन होगी, मान लीजिए जितना था वो सारा का सारा इसने अर्ली स्टेज में ही निकाल दिया, और लेटर स्टेज के अंदर वो इतना कम हो गया। इसलिए कई लोगों का आपने सुना होगा, अगर जीन्स के अंदर है डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अभी नहीं तो एक एज के बाद दिखेगी। क्या बात समझ आ रही है? एक एज के बाद वो दिखेगी, नहीं 40 समझ 50 आई। से। ओके, नहीं समझ आई तो ठीक है। एक एज जिसके घर में जीन्स में अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, देखी जा रही है, तो आप इन जनरल देखेंगे कि उनको शुगर की प्रॉब्लम या डायबिटीज की प्रॉब्लम जो छिड़ी ना, वो 50s या 40s के बाद समथिंग में छिड़ी थी। उससे पहले नहीं, उससे पहले ऑल गुड था, पता नहीं कहाँ से आ गई, कैसे डायबिटीज स्टार्ट हो गया, हमें तो समझ नहीं आया। टाइप 2 डायबिटीज था, पता नहीं कैसे स्टार्ट हो गया, सब बढ़ी चल रहा था, अचानक से पता नहीं कैसे हो गया। तो वो कैसे नहीं हुआ, उसने अर्ली स्टेज में इंसुलिन कुछ ज्यादा बना के रखा था, ओवर प्रोडक्शन कर दी थी। तो जितना इंसुलिन आप ये समझिए, जितना इंसुलिन पैंक्रियास बना सकती थी उससे सारा अर्ली स्टेज में बना के खत्म कर दिया। अब थोड़ा बहुत बचा था, वो लेटर एज में आके यूज होता है या कहीं प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वो इतना तो लेकिन मात्रा में होता नहीं कि वो बॉडी का ग्लूकोज इधर उधर ठिकाने लगा सके, इतना इंसुलिन बचता नहीं है। उस टाइम पे फिर इनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, इनको भी लगते हैं, और इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल फिर से हाई हो जाता है यहाँ पे, और ब्लड शुगर लेवल यहाँ लो रहता है। ऐसे लोग थोड़े थके थके से, और बहुत ही उनको बड़ा लगेगा कि हम बड़े थक से गए हैं, काम नहीं हो पा रहा हमसे, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, इस तरह का रहेगा। ठीक है। क्लियर हो रहा? जिसकी प्रॉब्लम, जिसको समझ नहीं आता उनको क्लियर हुआ। मैम इसमें भी इंजेक्शन लगते हैं? लेकिन एक लेटर स्टेज के बाद, जब बीमारी सामने आती है, ये कंट्रोल हो सकता है वैसे टाइप 2 वाला, अगर योग और लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन हो तो। कंट्रोल से मतलब इतनी व्याधियां फेस नहीं करनी पड़ती। मैम मतलब जैसे इंसुलिन ज्यादा बना रहा है ये, तो फिर इंसुलिन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्योंकि ये ब्रीदिंग तो ब्रीदिंग 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 है, हमारे आसन है, कूर्म आसन है, कुक्कुट आसन है, ये सारे आसन जो है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो भी यूज करते हैं आप। ट्विस्टिंग है, मैं थेरेपी नहीं पढ़ा रही हूँ, आप उसमें समझिएगा एक बार फिर से, लेकिन उसमें सारे आसन आएंगे। ठीक नहीं है, नहीं, आसनी अभी करना आया था तो इसलिए पूछ लिया मैंने। है। मुझे पता है, जो क्वेश्चन जिस टाइम पे आता है उसके आंसर उस टाइम पे मिल जाए तो याद भी रहते हैं। ठीक है, तभी मैंने बता दिया, लेकिन हाँ ये बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं उसमें चली जाऊंगी ना, मेरा भाव उस तरफ चला जाएगा, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ता है कि अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। ठीक है। आप कुछ चीजों को समझ लो एक बार, ये अपनी आंखों के सामने रखो। अब मैं जो कहानी बोल रही हूँ उसको सुनना अच्छे से। ठीक है। रुको, एक चीज लिख देती हूँ यहाँ पे। ग्लूकागन और इंसुलिन। ठीक है। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डायबिटीज होगा, टाइप 1 एंड टाइप 2। क्लियर? T1 एंड T2।
ग्लूकागॉन के केस में क्या होगा, इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, जिसे हम हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट के अंदर क्या आ जाता है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है हाइपर में, ग्लूकागॉन जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है तब, ठीक है, सॉरी कम हो जाता है जब इंसुलिन कम हो गया उस केस के अंदर, ठीक है। अभी रुक जाइएगा थोड़ा सा, हाँ, दो चीजें हैं इसके अंदर जो हम अभी ऊपर समझ रहे थे ना, जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, इसको मैं हटा देती हूँ, कंफ्यूज करोगे, एक मिनट रुको। ये हाइपर वाला है, ये हाइपो वाला है जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है, ये वाली पार्ट जो मैं समझा रही हूँ। अब होता क्या है, कुछ केसेस में लोग भूखे रहते हैं, फास्टिंग एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं, खाना बहुत जल्दी और बहुत टाइम तक, लंबे समय तक वो अपनी दिनचर्या उनकी ऐसी रहती है कि खाना मिस हो जाता है उनका। उस केस में क्या होता है, जो हमारा स्टोर्ड जो ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में होता है वो उसको ला ला के तोड़ता है बॉडी के अंदर, या उसको स्टोर ही नहीं होने देता। सबसे बड़ी बात कहूँ तो उसको स्टोर ही नहीं होने देता। अब स्टोर नहीं होने देता, लेकिन जब फास्टिंग चल रही है तो उसको तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो क्या करेगा, इधर उधर से बॉडी में जहां जहां था वहां से तोड़ेगा उसको। अब प्रोलॉन्ग पीरियड तक ऐसी चीज अगर चलती चली जा रही है और उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, जहां जहां स्टोर था इमरजेंसी केसेस का वाला भी, वहां का भी निकाल के यूज करके खत्म कर देगा उसे। तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हमारे ब्लड, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो थोड़ा इफेक्ट कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और शुगर बॉडी में जहां जहां स्टोर होना चाहिए वो फॉर्म को तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लीवर में, मसल्स में, और फैट्स की फॉर्म में जाके कन्वर्ट होता है ना, ठीक है, ओके। अब आता है इंसुलिन वाली बात, आती है डायबिटीज वाली बात। उसमें क्या हुआ कि हमारा डिक्रीज कर गया ब्लड शुगर लेवल, यानी कि इसने हाइपो लेवल पे कर दिया, यानी कि कुछ ज्यादा इंसुलिन 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 कर दिया आसपास। तो बॉडी के अंदर शुगर कम हो गई, एक्सट्रीम लेवल पे कम पड़ गई है अब। वो इतनी उसे स्टोर करवा दी कि जरूरत थी, अब तो जरूरत के टाइम पे नहीं मिल रहा, ठीक है। हर सेल के ऊपर इंसुलिन का रिसेप्टर होता है, मैंने कहा था। अब उसको कुछ मिल ही नहीं तो ना बॉडी क्या करेगी, बॉडी थकी थकी रहेगी, इधर उधर काम ठीक से नहीं करेगी। और एक और चीज याद रखिएगा, आगे के लिए भी काम आएगी और अभी के लिए भी, जो हर सेल होता है ना, हर एक सेल अपना एनर्जी खुद क्रिएट करता है, अपनी एटीपी खुद क्रिएट करता है हर सेल। इसलिए उनके पास इंसुलिन का रिसेप्टर होता है कि अपने पास वो अपनी एनर्जी स्टोर करके भी रखता है और यूज भी कर रहा होता है, ठीक है। अब जब शुगर मिल नहीं रही, एनर्जी कहाँ से बनाए, अब या फिर कुछ ज्यादा स्टोर करवा दी हुई है, उसको यूज नहीं करवाना आ रहा, यूज कर नहीं पा रहा वहां से, तो कुछ ज्यादा ही उसने एक्सेस में वो स्टोर करवाई जा रहा है। तो अपटेक ऑफ इंसुलिन बाय द सेल्स वो माना जाता है, ठीक है। उल्टा हो गया ना दोनों केसेस में। तो इसमें क्या माना जाएगा, यहाँ वाला इंसान हमेशा थका थका महसूस करेगा, लेथार्जिक महसूस करेगा, फटीग महसूस करेगा, इस तरह से रहेगा। हाइपर के केस में ऐसा इंसान हमेशा थोड़ा ओवर एक्टिव में रहेगा, थोड़ा एक्टिव स्टेज में रहेगा और मोटा ज्यादा हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जब तक मोटा नहीं हो रहा तब तक थोड़ा एक्टिव रहेगा। अगर अपनी एक्टिविटी को प्रॉपरली ठीक से यूज नहीं किया, और दिनचर्या को और अपनी इन सब चीजों को अगर उसने ठीक से रेगुलेट नहीं किया, इन साइंस को, इन सिम्टम्स को अर्ली स्टेज पे नहीं रिकॉग्नाइज करा गया, तो वो धीरे धीरे फैट में बनता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर है, इस टॉपिक को दो, खत्म हो गया, ठीक है। बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर जो है, इन जनरल केस, तो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, या फिर फैट के अंदर। लेकिन कौन से वाला, जो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा शुगर, सॉरी, जो सिर्फ बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर होती है, सिर्फ उसको, ठीक है। अब लो शुगर लेवल आ गया, ये लिखने के लिए इसलिए लिख रही हूँ यहाँ पर, ताकि आप दोनों में से कोई बात भूलो नहीं, ठीक है। अब ग्लाइकोजन से तोड़कर क्या बनाया, ग्लूकोज, तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या तोड़ा हमने, फैट को तोड़ा, क्या निकाला, ग्लूकोज, ठीक है। और सेल के पास ना, सेल के पास कम ग्लूकोज जाएगा, ठीक है। इनके पास स्टोर करने के लिए, इन सब के लिए
ग्लूकोज कम जाएगा, मींस अभी जो खाया था उसकी एनर्जी अभी के टाइम पे यूज होगी, आगे फॉर द फर्दर और फ्यूचर के लिए कहें कि रेफरेंस क्या, आने वाले वक्त के लिए थोड़ी सेविंग्स के लिए कहें, सेल के पास कोई एनर्जी या कोई ग्लूकोज नहीं पाया जाता, कम हो जाता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, ये वैसे आप पढ़ेंगे डाइट एंड न्यूट्रिशन वाले में, इसको कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, जीनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, और इसको लाइपोलाइसिस कहते हैं। लाइपो क्यों, फैट को तोड़ रहा है ना, इसलिए। और लास्ट एक और होता है, ये केस होता है आपका जब हम स्टोर करवा रहे होते हैं उसको, ये यहाँ पे आएगा। ये जो शुगर को जोड़ा करा है ना इसने, ग्लाइकोजेनेसिस वाला पार्ट यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस तो हो चुका, ग्लाइको न्यूजेनेसिस जो था, न्यू वाला ये तो हम कर चुके हैं ना, ग्लाइको न्यूजेनेसिस, इसमें न्यू ग्लूकोज का पार्ट हमारा बनता है। ठीक है, न्यू वाला पार्ट, न्यू ग्लूकोज वाला। ठीक है। अब ये सारी प्रक्रियाएं ना, ग्लाय 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 वाली जितनी भी है, लाइपो की भी है, ये चारों की चारों चीजें हमारी किसके अंदर कंडक्ट होती है, लीवर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था बताने के लिए, बाकी डाटा न्यूट्रिशन का पार्ट है, पर ये पार्ट बताने के लिए था कि ये सारी जो चीजें बन रही हैं किसके अंदर हो रही है, लीवर के अंदर प्रोसेस हो रहा है सारा कुछ। क्लियर है? मैम एक बार जो अगर ग्लूकोज बढ़ता है ब्लड में तो हम्म हाइपर हो गया, और हम्म अगर इंसुलिन बढ़ रहा है तो हम्म हाइपो हो जाएगा। ठीक है। नहीं, हाँ, यही तो बताया था। इंसुलिन बढ़ रहा है तो सॉरी सॉरी, हाँ जी, तब हाइपो हुआ, इंसुलिन बढ़ रहा है तो ठीक है, हाँ, सॉरी। और ग्लाइकोसिस को जब ब्लड में मिलाते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो आपने ये क्या प्रोनाउंस किया था? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन में जब वो कन्वर्ट होता है ना, ग्लूकोज, उल्टी प्रक्रिया कर दो, ये अगर उल्टी प्रक्रिया कर दी तो जीनोलाइसिस, नियोजीनोलाइसिस हो जाएगा। मींस उल्टा हो जाएगा कि ग्लूकोज के जो पैकेट मैंने जब खाना खाया था, तो जब खाने को जो एनर्जी थी ग्लूकोज का, उसको स्टोरेज फॉर्म में हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, इसको स्टोर कर दिया इस फॉर्म में, अब स्टोर से निकल के तोड़ रहे हैं, यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो वो जो तोड़ने वाला काम है उसको जीनोलाइसिस बोलते हैं, तोड़ने वाले काम है। जीनोलाइसिस। और हाँ, फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे तो लिपोलाइसिस। लाइपो। लाइपोलाइसिस। हाँ, लाइपो ठीक है। हमेशा या लिपिड फैट के लिए यूज करते हैं इसको। हाँ, ठीक लिपिड। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक बस इतना ही था ना मैम ये। जी जी और जी जी ये जो ठीक। है, ये वाला जो ग्लाइकोजन और सब कन्वर्जन है, ये सब कुछ ये लीवर लीवर में चलता है। करेक्ट, ठीक है। ठीक है। अब दो चीजें और समझ लेते हैं यहाँ पर, एक और जिसका नुकसान हो रहा है ना इन सबका, तो किडनी और लीवर पे भी इसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, जब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है उस केस में इनके ऊपर दोनों पे नुकसान हो रहा है, तो इसका जो ग्लूकोज था रिलीज करना बंद कर देगा, एक टाइम के बाद बंद कर दे कि भाई ग्लूकोज को ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो वो बंद कर देगा कि नहीं बस और रिलीज मत कराओ, मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं अपनी प्रक्रिया अपने काम नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, फिर किडनी क्या करता है, किडनी में जो ड्रग्स की क्लियरेंस होती है ना, दवाई, ड्रग्स जो लेते हैं, ड्रग्स मतलब अब दवाइयों की बात हो रही है, वो उनको क्लियर ही नहीं कर पाता, बॉडी से निष्कासित नहीं कर पाता, एग्जिट रूट इसका ठीक से काम नहीं कर पाता। ये किस केस में होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का केस में होता है, हाइपो में, हाइपोग्लाइसेमिक के केस में। ठीक है, क्योंकि एनर्जी नहीं है ना बॉडी के अंदर। ठीक है, शुगर सारा लेवल खत्म होता चला गया। ठीक है, अब आ जाते थायराइड पे। थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, चलो, ये कैसा होता है मैंने भी थोड़ी पहले भी समझाया था आप सबको, इसको नहीं, इसको लेते हैं। दिस इज योर ट्रैकिया,
ये बटरफ्लाई शेप में कुछ ऐसा, ऐसे, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसे, ये हमारा थाइमस ग्लैंड यहाँ पर, सॉरी थायराइड ग्लैंड हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे का जो होता है ये तो थायराइड है, ठीक है। पीछे का मैंने आपको बताया था कि पीछे सेम चीज ऐसी ही हमारी होगी, वो डॉट फॉर्म में होगी। किस में होगी? डॉट फॉर्म में होगी, ऐसे पीछे की तरफ। मैं बनानी नहीं बार बार, मैंने ऊपर समझाया था, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा वैसे इन जनरल ड्रॉ कर देते हैं हम, इतना होगा, ठीक है। डॉट से लिए कैसा लगेगा? बैकवर्ड पे कर देती हूँ, उन्हें पिक्चर क्लियर नहीं होगी, एकदम सही लगेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ये पैराथायरॉयड है। क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, ओके। और ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। चलो, अब इसकी कुछ चीजें समझ लेते हैं। पहली चीज क्या होगी? इट इज प्रेजेंट अराउंड द ट्रेकिया, अराउंड द ट्रेकिया, डन, ठीक है। दो लोब्स होते हैं, और जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? इस्थमस, इस्थमस, ठीक है। ये नॉन सिक्रेटेड पार्ट है, मैं आपको अभी जल्दी देती हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। नॉन सिक्रेटेड पार्ट है ये, इसे कुछ भी नहीं निकलेगा। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में जो उसकी स्टॉक थी, इस्थमस था, वो कुछ सिक्रेट नहीं करता था, यहाँ पे ये भी कुछ सिक्रेट नहीं करेगा। प्यूबिक सिम्फेसिस की तरह, जैसे हमारी बोन थी हिप की, उसको आपस में सामने जोड़े हुए था, वो भी इस्थमस था। उसने उसका भी कोई ऐसा रोल नहीं था बॉडी के अंदर, पर उसने दो बोन्स को जोड़ के रखा था, जिसके पीछे यूट्रस होता है, ठीक है ना। सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब ये डोर्सल साइड के पीछे जो ग्लैंड है, मैंने आपको बता दिया, पैराथायरॉइड, उसको लिख लेते हैं। डोर्सल साइड पे 4 कॉर्नर्स में पैराथायरॉइड ग्लैंड होगा, ठीक है। अब इसके जो हॉर्मोन्स होते हैं, किसके? थायराइड की बात करेंगे अभी। थायराइड के दो प्रकार के हम हार्मोन की बात करेंगे। वन इज थायरोक्सिन, ठीक है। सेकेंड इज थायरो कैल्सीटोनिन। जब मैं ऐसे गैप करके लिखती हूँ हाइफन के साथ, तो समझ जाइए कि वर्ड एक ही है, मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग करके लिख रही हूँ, ठीक है। थायरो कैल्सीटोनिन, ठीक है। इसको हम TCT के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? थायरोक्सिन दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, T3 एंड T4। अब T3 T4 क्या चीज है? ये कहता है हमारे पास ना कुछ एटम है, किसके? आयोडीन के। बहुत अच्छी बात है तो। इसने कहा एक के पास ना 3 है, एक के पास 4 है, बस इसी के बेस में नाम रख दिया T3 एंड T4। इसके नाम पे एक और बात आती है, उनका क्या बात आती है? उनका जो ये टी है ना, 3 वाला, इसको कहेंगे टेट्रा, सॉरी टेट्रा नहीं, ट्राई, ट्राई, इसको कहेंगे टेट्रा, ठीक है। क्या नाम आ जाएगा? ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, ठीक है। यहाँ आएगा टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, क्लियर है। इनके नाम पूछ लिया जाता है कि टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन कहाँ से निकलता है, कौन सिक्रीट करता है, इस का क्वेश्चन आ जाता है। इतना बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो मतलब है कि मैं थोड़ा ज्यादा बता रखा आपको, ठीक है। फॉलिकल प्रोडक्शन करवाता है, फॉलिकल्स के पास ना कुछ फॉलिकल्स होते हैं, होता क्या है, करता क्या है ये, फॉलिकल वाली बात रहने दो, ज्यादा बेहतर रहेगा तो,
चलो बता देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर, कुछ खास नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है इसलिए, ठीक है। फॉलिकल का मतलब होता है फ्लावर जैसा। कैसा? फ्लावर जैसा। इतने गंदे गंदे फ्लावर्स नहीं होते, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं वो। इसके बीच में कैल्शियम नहीं, इसके बीच में आयोडीन प्रेजेंट होता है। फ्लूइड होता है वैसे ये वाला सारा, इसमें ये सारा फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, इसमें भी तरल पदार्थ है, इसमें भी तरल पदार्थ है, इसमें भी तरल पदार्थ है। इसमें लेकिन तरल पदार्थ के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बाहर क्या है? बाहर भी कुछ है क्या? यहाँ पे ये ना सारा फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड है। अच्छा, ये मैं थायराइड की बात कर रही हूँ सारी, ठीक है। तो थायराइड के ना ये चीजें पाई जा रही हैं। अब जो एक्स्ट्रा मेटल फ्लूइड था इसका, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो था वो वाला, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। ये क्या करते हैं? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे काम आते हैं, ठीक है। अब फॉलिकल के बीच में जो स्पेस है वहां पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। कौन? पैरा फॉलिकल। ये तो ये क्या काम करवा रहे हैं? ये जो टीसीटी है ना वो वाला, पूरा नाम लिखना पड़ेगा इसलिए। ये मैं कैल्शियम वाला साइन बना देती हूँ, आपको इजी रहेगा याद करने के लिए, ठीक है। ये आयोडीन का था। एक मिनट, यहाँ पे ये देखो। अच्छा, एक लाइन में आ नहीं पा रहा। ये वाला कहाँ प्रेजेंट है देख लिया आपने? यहाँ पर। और ये वाला जो है आयोडीन वाला, T3 और T4 दोनों के दोनों थायरोक्सिन वाले, वो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या दोनों को ये बातें क्लियर हो रही है? दोनों चीजें क्लियर हो रही है? कहाँ कहाँ से कौन सा हार्मोन थायराइड का बन रहा है? जो पानी है बाहर का, जिसके अंदर सेल, जो फॉलिकल सेल, जो सेल है, जो बाहर का फ्लूइड है, फॉलिकल्स यानी कि फ्लावर्स के बाहर का, जो मान लीजिए कमल का फूल है, ये सारे कमल कमल के फूल हैं ये वाले फॉलिकल्स वाले, ठीक है। कमल के फूल के अंदर जो है वो आयोडीन पाया जाएगा, और कमल जिस कीचड़ के अंदर होता है उस कीचड़ में कुछ पदार्थ हैं, उसको हम फॉलिकुलर सेल्स कह रहे हैं। कुछ जो पदार्थ है वो कैल्शियम का काम करते हैं। क्या यहाँ से क्लियर हो रहा मैम है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि ज्यादा मत ये समझो जो फिर आप ये समझो थायराइड के यहाँ पे ये इतने रिलीज करा रहा है, अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा नहीं नहीं, ये जो आपने जो डब्बा बनाया है ये T3 और T4 के लिए बनाया है, या जो इधर आपने इस साइड भी है, ये कुछ पूरा लिखा हुआ है? थायराइड है। अच्छा, डब्बा पूरे पूरा, थायराइड के लिए बता रहे हो ना ये आप हाँ फिर? जी, पूरा ठीक है थायराइड ठीक है है डब्बा, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर पानी है, उसकी सेल का स्ट्रक्चर बता रही हूँ कैसे आप समझे, ठीक है। जो उसके अंदर काम हो रहा है, जैसे हम यूट्रस में समझते थे ना, फॉलिकल्स की बात करते हैं हम, ग्राफिकल फॉलिकल्स पढ़ रहे थे हम, तो वो कोई अलग से तो था नहीं। फॉलिकल, सॉरी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही था। पहले ओवरी के अंदर बनता है, ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स आते हैं, वो वाली कहानी याद है ना। फिर वो ग्राफिकल फॉलिकल निकालते हैं, उसमें से एक एग निकलता है बाहर, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वाली बात निकलती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरोन, वाली पूरी बात याद है आपको? आई रियली होप याद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस मैम ठीक है। यस मैम। थैंक यू अच्छा लगा सुन के, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाएगा कौन? ये वाला। और ये आयोडीन की एब्जॉर्प्शन वगैरह करवाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ से एक बार पिक्चर क्लियर हो जाए ना कि कौन सी चीज कहाँ पर है, तो समझने में बहुत ईजी है। अगर नहीं पिक्चर याद आती, शून्य कर दो। इतना याद रखो कि थायराइड 3 चीजें बना रहा है, T3 T4, 2 ये हो गई, और तीसरा बना रहा है थायरोकैल्सिटोनिन, यानी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए काम कर रहा है। एक चीज और इसके अंदर समझनी है, वो इंपॉर्टेंट रहती है, इतनी इंपॉर्टेंट पता नहीं एग्जाम के हिसाब से हो या ना, एग्जाम के हिसाब से पता नहीं। ये ना इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब अगर T3 की जरूरत है तो T4 में कन्वर्ट हो जाएगा, T4 की जरूरत है तो T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जरूरत के हिसाब से ये दोनों आपस में, हार्मोन्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने आप को, अपनी जो पोटेंसी है ना उसको बदल देते हैं, रूपांतरण कर लेते हैं अपना, ठीक है। वो अपना एक एटम छोड़ देगा, वो अपना एक एटम वहां से उठा लेगा, आयोडीन का, ठीक है। अब इसकी फंक्शनिंग पे आते हैं, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, पहाड़ जैसा। फंक्शंस किसके? थायरोक्सिन के, पूरे की बात कर रहे हैं। थायरोक्सिन में कौन कौन से आ गए? T3 T4। इसके इतने फंक्शन है कि हैरान हो जाओगे, ठीक है। पहला, सारा नहीं लिखूंगी, बहुत बहुत देर हो जाएगी फिर, ठीक है। मैं बता देती हूँ, आप प्लीज लिख लीजिए, नहीं तो चल लिख देती हूँ इतना तो। फिजिकल ग्रोथ कराता है, मेंटल ग्रोथ करवाता है। अभी तक
पीछे हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन वाले में कि अगर ग्रोथ बॉडी की ना हो तो मेंटल पे फर्क नहीं पड़ता, दिमागी तौर पे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ फर्क पड़ेगा। T3 T4 अगर ठीक से टाइमली या कम या ज्यादा के हिसाब से निकलेगा तो सोच पे, मेंटल साइकिक पे बहुत असर पड़ेगा। साइकोलॉजी और जब चैप्टर पढ़ेंगे आप उसके अंदर ये चीजें आएंगी। इन डेप्थ है, थोड़ा बीच में जाकर आएगा, प्रॉपर्ली एकदम से ऊपर ऐसे पूरा टॉपिक नहीं आता। ठीक है, मेंटल ग्रोथ मैं जी लिख रही हूँ ग्रोथ के हिसाब से। ठीक, फिर आता है सेक्सुअल ग्रोथ, फिर आता है हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, छोड़ा कैसे, कुछ भी नहीं छोड़ा, I'm telling you इसने कुछ नहीं छोड़ा। 6 में आता है बीपी, देन आएगा वाटर सॉल्ट बैलेंस, देन आता है होम्योस्टेसिस, ये करवाता है जब सर्दी गर्मी वाला, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करवाने वाला वो। ठीक है, बीएमआर, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी जो निकलती है, एनर्जी कितनी होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, कितनी एनर्जी चाहिए उसके लिए। ठीक है, एनर्जी का। ठीक है, बस इतनी सही है। और सोचो कि सारी चीजें ऑलमोस्ट यहीं पे होती हैं। अब एक पॉइंट को यहाँ पे लिख लो और समझ लो, ये आपकी थेरेपी में भी काम आएगा और इन जनरल भी काम आएंगे। बात जो बताने जा रही हूँ उसको लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रही उसको। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सब चीजें नहीं हुई, T3 T4 की प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो रही और बॉडी में कमी हो रही है, उसकी कमी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, रुक जाएगी। तो ऐसा इंसान जो को थोड़ा सा पागल होगा, या अगर कभी ऊपर नीचे हो जाए, वैसे नॉर्मल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ग्रोथ पूरी प्रॉपरली चल रही, सब कुछ बढ़िया, वो धीरे धीरे बहकी बहकी बातें करना शुरू करेगा। स्ट्रेस में इंसान देखा ना कि अजीब अजीब तरीके से बात करता है, अजीब तरीके से रिएक्ट करता है, वो सारी चीजें इसके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, देन आता है इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब होता है क्षमता ना होना प्रोड्यूस करने की। अब बॉडी में ऑर्गन है, वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन T3 T4 की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे इम्पोर्टेंसी आ गई। अब मान लीजिए इम्पोर्टेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी आ गई, कंसीव कर लिया, ठीक है, मेल फीमेल का बढ़िया रहा, कंसीव कर लिया। अब करते वक्त, कंसीव करने के बाद मतलब प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में भी अगर महिला के पास ठीक से T3 T4 का अगर प्रोडक्शन ठीक ना रहा तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज आती है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी से पहले, सॉरी, अगर प्रेगनेंसी से पहले प्रेगनेंसी चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो इसके बड़े फैक्टर, इस फैक्टर को मेजरली चेक आउट किया जाता है। एक मैंने आपको ब्लड वाली बात बताई थी, ब्लड चेक किया जाता है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन लेवल्स वगैरह हर चीज, प्रोजेस्टेरोन लेवल पूरा चेक करा जाता है, मिसकैरेज वगैरह के केस में भी और वैसे भी, कंसीव करते हुए भी कि कंसीव क्यों नहीं हो रहे, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था। अभी भी इसके अंदर जो सेक्सुअल ग्रोथ है वो यहाँ पे आके इसकी वजह से आके प्रॉब्लम करती है। ठीक है, सेकंड लास्ट, थकावट रहेगी, कंसंट्रेशन लो रहेगा। आप जो साइकोलॉजी पढ़ेंगे उसमें ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, मेंटल ग्रोथ में, मेंटल ग्रोथ के साथ आप लिखिएगा इसको कि कॉन्शियसनेस यानी कि लो कॉन्शियसनेस या फिर जीरो कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। आप कंसंट्रेट नहीं कर, आपने, वो इंसान कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसको कंसंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, चीजों को समझने में, एक ही लाइन को 20 20 25 25 26 बार पढ़ी जा रहा है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, एक जगह टिक नहीं पा रहा प्रॉपरली। ठीक है, बीपी लो रहेगा, फटीग ज्यादा रहेगी, स्वेटिंग ज्यादा रहेगी। ठीक है, लो के केस में। इन केस अगर एंजाइटी नहीं हो रही है, या कह लीजिए पीछे जो इंसान है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑल गुड, सब अच्छा चल रहा था, कोई उसको स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, उसको डिप्रेशन कभी नहीं हुआ, उसको एंजाइटी कभी नहीं हुई, तो वो T3 T4 उसका कॉज बनेगा। लेकिन अगर उसको पहले से ही स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, प्रोलॉन्ग पीरियड से है, और मान लीजिए उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो उस केस में T3 T4 रोल नहीं निभाएगा। उसका रोल होगा पर वो कॉज ये नहीं होगा कि इसकी वजह से हो रहा है, बाकी चीजों की वजह से ये इफेक्ट कर रहा है, ये होगा। ये अकेला एक फैक्टर, एक लौता फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, और अब एक और चीज समझ लेते हैं इसके अंदर भी कि इसके जो अगर आप देखेंगे कि योग में अगर लाइफस्टाइल के साथ साथ अगर योग की कुछ प्रैक्टिसेस को अगर इनकॉर्पोरेट करा जाए तो ये हमारे कंट्रोल में आ जाता है, इसकी कोई
ज़्यादा बड़ी बीमारी या कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं कि ये क्योर नहीं हो सकता, ये बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी क्योरेबल है, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है थाइरोकैल्सिटोनिन जो कैल्शियम वाला पार्ट था, ठीक है? ये कैल्शियम का रेगुलेट करता है कैल्शियम की मेटाबॉलिज़्म को कि कैल्शियम आए, इसको एब्ज़ॉर्ब करना है, उसको स्टोर करना है, दोनों काम कर रहा होता है। ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल कम भी कर देता है ये वैसे ये वाला और अदरवाइज़ नहीं तो डिपोज़िशन करवा देगा। क्या करता है ये? जैसे कि कैल्शियम लेवल आया, उसको एब्ज़ॉर्ब करा और मसल्स में दे दिया क्योंकि मसल्स में हमने पढ़ा था ना आई बैंड, ए बैंड के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, करेक्ट? आप एक बार देखिएगा उसमें आपको फिर से पूरी बात याद आ जाएगी। ठीक है, कैल्शियम हमें चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्शंस करवाने के लिए, ठीक है? ब्रेन में भी चाहिए होता है। मैंने आपको वो चीज़ नहीं करवाई है क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। कैल्शियम आयन्स वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें नहीं करवाई गई हैं। ठीक है? और वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है। बोन्स के ऊपर रिक्वायरमेंट बोन्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर ओवर हो जाएगा तो ये डिपोज़िशन कहीं न कहीं करा देगा। जो हम कहते हैं ना हड्डी बढ़ गई। कुछ इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं पे स्टोन्स हो गए, वो देखने को मिलेगा। ठीक है? ये प्रक्रियाएँ या ये कहें कि इसकी व्याधियाँ या कहें इसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकता है अगर इनकी प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ ऊपर-नीचे अगर हो गई तो। ठीक है? अब आते हैं पैराथायरॉइड पे। इसी का पार्ट, इसी का भाई, पीछे का बंधु इसका पैरा थाई थायरॉइड ग्लैंड, ठीक? ये हम पढ़ चुके हैं कि 4 कॉर्नर्स में होता है, येलो मासेस में है और क्या सिक्रीट कराता है? ये सिक्रीट कराता है पीटीएच यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीट करवाता है ये। ठीक है? क्या करवाता है? पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीट करवाता है। अब एक चीज़ को समझ लो यहाँ पर। कन्फ्यूजन वाला पार्ट स्टार्ट हुआ। क्या? कैल्शियम प्लस फास्फोरस 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 इसके मेटाबॉलिज्म को देखता है। ठीक है? यानी कि जहाँ-जहाँ टीसीटी यानी कि जो हमारा थायरॉइड का वो था पार्ट, थायरॉइड वाला पार्ट, थायरॉक्सिन वाला, टीसीटी कैल्शियम को ठिकाने नहीं लगा पाया, ठिकाने लगाता है, वहाँ-वहाँ से निकालता है इसको। जब-जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना कैल्शियम की, तो जहाँ-जहाँ इसने कैल्शियम को डिपॉज़िट करवा रखा था, कहाँ-कहाँ डिपॉज़िशन करवा रखी थी कैल्शियम की? कैल्शियम डिपॉज़िट करा रखी थी बोन्स के पास, मसल्स के अंदर, हर जगह पे इसकी डिपॉज़िशन करवा रखी थी। ये निकलवाने का काम करता है। मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा मैं कहूँगी यहाँ पे निकालने का। ठीक है? निकालने का कार्य करता है। ठीक है? वहाँ-वहाँ से इसको निकाल के लेकर आएगा और काम करवाएगा। जब ब्लड में ये बढ़ जाता है, तो इसे हम कैल्सियमिक कहते हैं। कुछ ज़्यादा ही निकलवा दिया। ये कैसे होगा अभी इसको समझेंगे अभी हाँ? ऐसे नहीं छोड़ूँगी। हाइपरकैल्सिमिक इफ़ेक्ट कहते हैं जब ये ब्लड में कैल्शियम आयन्स ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज़ होते हैं तब। ठीक है? अब छोटी-सी प्रक्रिया है उसको समझ लेते हैं एक बार यहाँ पर। वो क्या है? डायग्राम से समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। ये बोन है, ये ब्लड है, ब्लड वेसल है, ठीक है? मान लीजिए और ये गट है। इसको ना ऐसे नहीं रखते हैं, कन्फ्यूज़ कर जाओगे, इसको कलर डिफरेंट कर देती हूँ, डिफरेंशिएट करने के लिए। अब क्या हो रहा है सुनिएगा, ठीक है? हुँ। गट से कैल्शियम आयन्स आए, कैल्शियम आयन्स गए ब्लड के अंदर, ज़्यादा के केस में ब्लड के अंदर गए। अब जब बहुत ज़्यादा हो गया ना तो ये वाले आयन्स ना बोन्स के पास आके स्टोर हो गए, जब ज़्यादा आ गया, ठीक है? बोन में डाल के बोन में इस कैल्शियम को हमने डिपॉज़िट करवा दिया। अब दूसरा केस आता है, ये क्या करेगा जब एक्सेस में हो गया, तो दूसरा काम क्या करेगा ब्लड के अंदर ये था पहला चरण। दूसरे चरण में क्या करेगा, यहाँ अगर कैल्शियम आयन्स ज़्यादा हो गए, तो उसको ब्लड में नहीं करवाएगा,
ब्लड में डिपॉजिट नहीं करवाएगा, उसको यहाँ से यूरिन के रास्ते से बाहर निकलवा देगा, ताकि इसकी क्राइन का था क्या, यूरिन के जरिए बाहर निकलवा देगा, एग्जिट। बस बहुत हो गया, ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा नहीं लेंगे हम बॉडी के अंदर, ठीक है। इसलिए उसको एग्जिट करवा देगा। तो मैम जो यूरिन में जाता है वो तो ब्लड के थ्रू जाता है, करेक्ट जाता है, पर वो आगे पूरी बॉडी पे फ्लो नहीं होने देता उसको, ठीक है। उसकी एब्जॉर्प्शन या उसकी रीअब्जॉर्प्शन कहें तो वहां से निकलवा देता है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम हमारा करवा रहा है टीसीटी करवा रहा है। ये काम कौन करवा रहा है, टीसीटी करवा रहा है। यूरिन के थ्रू बाहर निकलवाने का काम कौन करवा रहा है, टीसीटी। ये वाले काम करवा रखा है मैम। पीटीएच नहीं करवा रहा, ये वाला पैराथायरॉइड नहीं करवा रहा, नहीं पैराथायरॉइड ये वाला काम नहीं करा रहा, टीसीटी ये वाला काम करवा रहा है कि जहां जहां उसको लगाया गया था वहां वहां से निकाल के, जब टीसीटी इसको जहां जहां लगवा दिया था वो पीसीटी निकलवाने का काम करता है, करेक्ट। अब जब यहाँ पे बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया, उसको न्यूनतम में रखें, उसको ज्यादा जगह पे ना लगवाएं। एक तो यहाँ ठिकाने लगाने वाला काम करा, ये टीसीटी करा था, करेक्ट, याद आया। ब्लड में नहीं कहेंगे, ये कहेंगे इसको कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ करवानी है, या उसका निष्कासन यानी कि उसकी एलिमिनेशन बॉडी से करवानी है। तो ये कौन कर रहा है, टीसीटी कर रहा है। अभी याद रहेगा, कंफ्यूज तो नहीं कर जाओगे ना यहाँ से, ठीक है, आई रियली होप नहीं करोगे, ठीक है। अब जब पीटीएच की बात आएगी तो पीटीएच क्या करेगा, अगर बॉडी में खाना खाया, अभी खाना खाया और बहुत ज्यादा क्या नाम है कैल्शियम ज्यादा हो गया बॉडी में ले रहे हैं, तो बोन से लिया जाएगा, ठीक है। जब अगर मान लीजिए बॉडी में आप खाना खा रहे हैं, कैल्शियम नहीं ले रहे हैं प्रॉपरली, सॉरी, हाँ कैल्शियम नहीं ले रहे, पीटीएच तभी निकालेगा ना बाहर जब बॉडी के अंदर कमी हो रही है। मतलब खाना खा रहे हैं, बर्गर पिज्जा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जंक फूड कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बॉडी के अंदर वो जा नहीं रहा प्रॉपरली, कोई कैल्शियम या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो जगह जगह से निकालना शुरू करेगा। कहाँ कहाँ से निकालना शुरू करेगा, सबसे पहले बोन से निकालना शुरू करेगा, जो कि मेनोपॉज में सबसे कॉमन चीज होती है। बोन्स से अब पीसीटी की बात हो रही है, तो इसने बोन से निकाला, क्या निकाला, सीए निकालना शुरू कर दिया, कैल्शियम आयंस निकालने शुरू कर दिए, दैट इज पीसीटी, ठीक है। अब वो निकालेगा, काम को यूज करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन। इसको निकालना शुरू कर देगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, क्या नाम है, कैल्शियम आयंस की गट के अंदर हो जाएगी प्रॉपरली, ठीक है, लेकिन डिक्रीज कर देगा, करेगा कैल्शियम आयंस को रिमूव करवा के। अगर कहीं पे भी अगर ज्यादा हो जाता है, वो टीसीटी वाला काम कर रहा है ना वहां पे। पीडीएच में कम हुआ तो बोन से कैल्शियम मसल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर पीटीएच कम हुआ, ये वाला जो हमारा ये पीटीएच काम कर रहा है ना, तो कैल्शियम अगर कुछ ज्यादा कम थे हमारी बॉडी में, तो मसल्स में स्टोर ही नहीं होंगे। इससे पहले तो बोन से निकाल ही रहा है, अब मसल्स में जा ही नहीं रहा प्रॉपरली, मसल्स में तो चाहिए चलना फिरना, काम ये कैसे करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्शन का काम क्या हो जाएगा, बड़ा स्लो हो जाएगा। ऐसा इंसान थका थका सा, कार्य इसके जो होंगे बड़े धीरे धीरे स्लो मोशन में चलेंगे, नॉट एनर्जेटिक एट ऑल, ठीक है। अब पैराथायरॉइड की ये जो डेफिशिएंसी होती है, जब पीटीएच ज्यादा हो, सॉरी पीटीएच जब अपना काम प्रॉपरली ना कर रहा हो, बोन्स में से ना निकाल रहा हो और ठीक से काम करे, जब उसको जरूरत है इतनी नहीं, और उसकी डेफिशिएंसी अगर होनी शुरू हो जाएगी तो हमारी नुकसान होगा। तो उस नुकसान में क्या होगा, जब नुकसान हो जाएगा तो यहाँ से मसल्स में से जो ये वाला जो पार्ट है ना, मसल्स वाला पार्ट, इसने क्या करा, पीटीएच ने डीमिनरलाइजेशन कर दिया, ठीक है। अब सेकंड में ना, जब ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसको सी दे नहीं रहा, सॉरी इसी ये इसकी ले रही और उसको दे, इसके इस तक पहुंचने नहीं दे रहा है, इस तक पहुंचने नहीं दे रहा है, ये पीसीटी की डाई फंक्शनिंग में आता है, फंक्शनिंग में आता है, ठीक है। जब ये मसल्स तक पहुंचने ही ना दे, बोन से तो तुम निकाल रहे हो ठीक है, लेकिन मसल्स में पहुंचने तो दो, कहीं तो रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो, तो तुम निकाल के ले तो आए, यूज तो करने दो, पर वो भी प्रॉपरली ठीक से नहीं कर रहा, यूज भी करने नहीं दे रहा, मसल तक पहुंचने नहीं दे रहा, किसको, कैल्शियम को पहुंचने नहीं दे रहा। इस चीज को कहते हैं वैसे हम टेटने,
या ऐसे वैसे रहने दो। मसल्स की जो होती है ना वो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जब खराब हो जाए तो उसको कहते हैं एरिथमिक, प्रॉपर जो रिदम में नहीं चलता, ट्विचिंग होनी जैसे कि फड़फड़ाहट जो होती है, जब ज़्यादा हो जाए। ये नहीं कि हमारी आँख फड़क रही है, मैम कैल्शियम की कमी हो गई है क्या? नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये तब होता है जब इसके केस में बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे लोगों के कंपन्स रहती है, ट्विचिंग रहती है इनकी ऐसे केसेस में। वो अजीब-अजीब से फेसेस में इनकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, उस केस में होता है। और अगर ओस्टियोपोरोसिस, यस, डीमिनरलाइजेशन को ओस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, इसी को। ओस्टियोपोराइसिस, ठीक है? कुछ नर्व होता है ना तो बीच-बीच में वो थोड़ा मतलब फड़कता है। तो वो क्या हुँ। वो टेंटम की वज़ह से है? नहीं, ये तो इन जनरल कभी-कभी वैसे ही हो जाती है, बॉडी का ट्विचिंग हो जाती है। उसके इतना मत सोचो, वो मसल्स में कभी-कभी प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा होता, उसकी वजह से भी होती है। आयन्स प्रॉपर्ली नहीं पहुँचे, उसकी वजह से भी हो सकता है। वो ओके। जो आँख फड़कने वाली बात आप कह रहे हो, इट्स जस्ट वेरी नेचुरल थिंग। हम उसको साइकिक के साथ रिलेट कर लेते हैं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग और हमारी आदत है नहीं, कि नहीं हम आँख का नहीं मतलब कुछ-कुछ हाँ। भेन होता है जैसे कि आपका हुँ। एल्बो में हो गया या फिर जो अंकल में हो जाता है जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो भेन होता है ना, हुँ, वहाँ हुँ, पे हुँ। ऊपर कुछ-कुछ टाइम तो वहाँ पे थोड़ा मतलब ग्रीन सीजिंग ग्रीन होता वाले है में जो जैसे कि होता है ग्रीन ग्रीन वाले में जो होता है, वो हमारी आर्टरीज़ का होता है। ओके। वो हमारी मैम धमनी है। वेन्स लब-डब की हो रही है। बोलो, बोलो। मैम वेरिकोस वेन्स की बात हो रही है क्या? नहीं, नहीं, नॉर्मल वेन्स की बात कर रहे हो, जो हमारे हाथ में फड़फड़ाहट होती है ना, वो जो पल्स की बात कर रहे हो, हाँ, हाँ। वो लब-डब होती है, वो लब-डब सुन रहे हो आप, जो आपके हाथ में हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल और सिस्टोल जो होता है, वो आप अपने हाथ पे जो महसूस करते हैं, जब पल्स कोई डॉक्टर स्पेशली होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक जो पल्स नापते हैं, इवन एलोपैथिक भी, तो जब हाथ रखते हैं, तो वो लब-डब को ही महसूस कर रहे थे, डायस्टोल और सिस्टोल को ही देख रहे होते हैं। ओके मैम। ठीक है? ओके, ओके। अब है कि लास्ट, यस, खत्म होने वाला है। पेन नहीं चल रहा, रुको। वो भी खत्म नहीं करना चाहता। वो कहते नहीं, आधा घंटा और पढ़ेंगे। नहीं, नहीं, हम इतनी देर नहीं करेंगे। चलिए, लास्ट आ गया आपका एड्रिनल ग्लैंड। जो आपका ओवरीज़ का है 5 मिनट का फिर और ब्रेक दीजिए फिर 50 मिनट कर लेना वाला। बेटा सिर्फ हाँ, ये मुश्किल से 10 मिनट्स का भी नहीं है। मुश्किल से भी 10 मिनट्स का नहीं है, ठीक है? अगर मुझे डायग्राम में देना लगे बस तो। बाकी 10 मिनट्स का भी नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड, ये मैंने आपको ऊपर भी क्लियर किया था, इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं। रीनल तो हम रीनल रीनल हम सब जानते थे ना कि इसका जो किडनी है, उसका घर का नाम किडनी है, बाहर का नाम जो कागज़ों पे नाम लिखते हैं, वो कौन-सा है? रीनल है। कहते हैं ना आपका घर का नाम क्या है, पेट नेम क्या है, या आपका घर का नाम क्या है? ऐसा बोलते हैं ना, पेट नेम नहीं बोलते वैसे, ठीक है? तो उसको हम रीनल बोलते हैं जब पेपर से ऑन पेपर सबका नाम क्या है, ठीक है? वो वाली बात होगी। आपके घर का नाम कुछ और होगा ना, मुझे पता है, कोई और नाम ही होगा। ठीक है? आप मुझे नहीं बताएँगे, मुझे पता है। चलें, कोई नहीं, हम अभी नहीं जानेंगे। टाइम नहीं है। चलें, ये है छोटी-सी टोपी, किसकी? किडनी की। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड बैठा हुआ है, ट्रायंगुलर शेप के अंदर है, ठीक है? इसके पास ना 2 तरीके के ट्रायंगल्स हैं, एक इनर, एक आउटर। इसको हम सब जानते हैं कॉर्टेक्स, इसी की हम बात कर रहे हैं ज़्यादा अभी। अभी इस टाइम पे हम दोनों की बात करेंगे, मेडुला, ठीक है? ये दोनों ही कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, तो मैं इसको भाग में लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलेंगे वो, और मेडुला से जो हार्मोन निकलेंगे वो, ठीक है? ये जो हार्मोन्स बने होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? टायरोसिन से। ये शायद आपसे पूछ लिया जाए। टायरोसिन से ये बने हुए होते हैं। ये क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्योंकि मुझे डाउट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस इस तरह के आ रहे हैं किडनी के, और किडनी मैंने आपको बताया कि जो अभी हाल-फिलहाल यूजीसी का बहुत ही हॉट मोस्ट फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, तो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है। तो जो हार्मोन बने हैं ना, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हार्मोन्स ना 3 चीज़ों से बनते हैं। 1 मिनट रुको, ठीक है?
एक होता है अमाइंस, एक होता है प्रोटीन, तीसरे होते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लिपिड्स यानी कि फैट्स। ठीक है, इसके क्या क्या नाम है सबको छोड़ दो, ये वाले जो होते हैं स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स कहाँ बनते हैं? गोनाड्स में। मैम आप भी पढ़ाओगे? नहीं, मैं आपको मैं करवा चुकी हूँ, मेल फीमेल के ना पूरा करवा चुकी हूँ, वो हॉर्मोन्स जितने भी रिलीज होते हैं। ठीक है, अगर कुछ ऐसा लगा तो आई विल सेंड यू एनीथिंग, इफ एनीथिंग एक्स्ट्रा, इफ आई फाउंड इट, अदरवाइज देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा इन योर कोर्स। ठीक है, बाकी मैं सारा करवा चुकी हूँ ये वाला। ठीक है, क्या रह गया, क्या रह गया? हाँ, कॉर्टेक्स वाला, इस वाले पार्ट को मैं हटा रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से कौन कौन से हमें हॉर्मोन्स मिलते हैं? पहला हार्मोन में मिलता है कॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोकॉइड्स। ठीक है, या कॉर्टिको स्टेरॉइड्स। ये एग्जाम में आया था इस बार, इसमें आया था या जून वाले में आया था, पर आया था। ये एक फैट डेरिवेटिव्स है, यानी कि लिपिड से बनता है ये वाला फैट डेरिवेटिव्स। ठीक है, और ये टायरोसिन मेडिसिन, टायरोसिन डेरिवेटिव है इसका। डेरिवेटिव का मतलब उससे बनता है। ठीक है, अब ये हमारे निकालता है इमरजेंसी हॉर्मोन्स, दैट इज योर एड्रेनलिन, जिसको हम इसको मैंने किसी और कलर से देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस रहे दोनों में। वन सेकेंड, ये द फर्स्ट इज एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन एड्रेनलिन, यानी कि नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, थोड़ा बहुत ये जो टायरोसिन होता है ना, टायरोसिन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, उसको ऊपर लिख देती हूँ, फिर उन्हें कंफ्यूज कर जाओगे। ये रहने दो, छोड़ दो, परेशान कर दूंगी, परेशान तो नहीं कर दूंगी एक बार, चलो ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ। ओहो, टायरोसिन जो होता है ना, ये T3 T4 जो बने होते हैं ना, हार्मोन बने होते हैं, वो इसी की बने हुए होते हैं। वैसे रहने दो, क्या करोगे जानकर, छोड़ो। आपको मेन काम से मतलब अभी यहाँ पे फंक्शनिंग से मतलब है, इन सब चीजों से नहीं मतलब कि कौन किससे बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें ना कॉर्टेक्स से जो निकलता है ना हमारे मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, और जो एक तो ये निकलता कॉर्टेक्स से, और क्या था, एल्डेस्टेरोन, सॉरी एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस नहीं होता, एल्डोस्टेरोन। ये क्या काम करता था? बीपी को बढ़ाने का काम करता था, वेसोप्रेसिन का काम करता था। याद है आपको, जब हमने किडनी का फिल्ट्रेशन का पढ़ा था, हमने कहा था कि एल्डोस्टेरोन निकलता है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड था एफ्रेन से आता है और ईफ्रेन से जाता है, और वो फिल्ट्रेशन प्रॉपरली हो पाती है, एल्डोस्टेरोन की वजह से हो रहा था सब कुछ, है ना। ठीक है, अब इसमें आता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक, वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मेजर यही है जानने वाला इसके अंदर, दैट इज कॉर्टिसोल। हाईली डेंजरस स्ट्रेस हार्मोन, हाईली डेंजरस, बहुत ही खतरनाक हार्मोन है हमारी बॉडी का। क्या करता है ये ना, हमारे ब्लड शुगर लेवल को ना इंक्रीज कर देगा। किसको? ब्लड शुगर लेवल को
इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसके इफेक्ट में क्या होता है, और ये किसको यूज करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है। किसको यूज करता है, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को यूज करके हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है ना उसको बढ़ा देता है, यूज करता है, ठीक है। और जो हमारा फैट का होता है ना, फैट में जो एनर्जी रिजर्व होती है, रिजर्व के लिए जो शुगर रखी जाती है, उसको बढ़ा देता है। यानी कि आप समझिए कि फैट में शुगर को बढ़ा देगा, उसका शुगर लेवल बढ़ा देगा, शुगर लेवल बढ़ा देगा। मतलब जो फैट में हम शुगर स्टोर कर रहे थे, जिसकी वजह से मोटापा आ रहा था, ये वो मोटापे का काम कर रहा है, वहां उसको बढ़ा देगा, विच लीड्स टू ओबेसिटी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आएगा, फिर ये इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, सप्रेसेंट या सप्रेशन कह सकते हो आप, जिस भी फॉर्म में याद करना चाहो। एक सेकंड, ये नहीं, ये अलग नहीं है ना, सेम चीज है, ठीक है। तो तीसरी चीज आती है इम्यूनो सप्रेशन का काम क्या करता है, हेल्थ डिट्रॉयट होनी शुरू हो जाएगी, जल्दी जल्दी बीमारियां बॉडी को लगनी शुरू हो जाती है, मींस इन्फेक्शंस जो होती हैं उससे लड़ने की क्षमता कम होनी शुरू हो जाती है, ये उसको सप्रेस करता है, ठीक है। जो हमें दे रहा था लिम्फोसाइट वाला काम जो हो रहा था ना हमारी बॉडी में, उसको ही दबाने का काम करता है, उसको यूज नहीं करने देता, उसकी जो कार्य क्षमता है ना उसको वो कार्य करने नहीं देता, आप ये समझेंगे, ठीक है, उसको सप्रेस कर देता है। ये काम हमारे लिए सबसे ज्यादा बहुत ही खतरनाक काम करता है ये, ठीक है। सॉरी, लास्ट इसका पॉइंट आता है, दैट इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, दैट इज, अभी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल में, मेल में मैंने बात करी तो, और फीमेल में अगर हमने बात करी तो, ठीक है। मेल के अंदर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन के अंदर, टेस्टोस्टेरोन में, और यहाँ पे आएगा एड्रिनल, लड़कियों में जो चेंज आता है एड्रिनल, सॉरी स्पेलिंग गलती की, यहाँ पे स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिलिज्म होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं, इसमें क्या होगा, अगर इन केस अगर ये हमारा टेस्टोस्टेरोन जो ये वाला जो है हार्मोन अगर बढ़ जाए, तो पहले ये तो लिखना है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ने पे क्या हो जाएगा, जो मेल में होगा ना, सबसे पहले इनके जो गोनाड्स हैं या कहेंगे इनके जेनाइटल्स हैं, इनकी एनलार्जमेंट करवा देगा, बड़ा कर देगा उनको, एनलार्जमेंट कर देगा। एक्ने, एग्रेशन, और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, या कहीं मेमोरी ग्लैंड, मैम डेवलपमेंट ऑफ, मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट, अच्छा मेल के अंदर अगर ये बढ़ जाए तो, अगर एक्सेस में हो जाए तो, बढ़ नहीं जाए, एक्सेस में हो जाता है तब क्या होता है, एक तो जेनाइटल्स जो होंगे वो एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर एक्ने बॉडी पे बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। एग्रेशन से मतलब गुस्सा, कुछ ज्यादा ही गुस्सा, नाक पे हर वक्त गुस्सा रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी कि मेमोरी ग्लैंड इन मेल्स, ये मेल की बात हो रही है, तब ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बट अगर फीमेल के अंदर बात करी जाए तो बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, फेशियल ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत हो जाएगी। जैसे कि अभी तक क्या होता है, अपर लिप्स आते हैं, लोअर लिप में इतना नहीं होता, लेकिन वो पूरी दाढ़ी सी बननी शुरू हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। चीक साइड पे बहुत ज्यादा बाल हो जाते हैं, अब ये विजिबल हो जाता है, और बहुत हार्ड और कोर्स होते हैं, ठीक है। वॉइस में चेंज आ जाएगा, वॉइस होर्स वॉइस हो जाएगी, बहुत ज्यादा आदमियों जैसी मर्दाना आवाज हो जाएगी, ठीक है। एक्ने आने शुरू हो जाएंगे जो कि खत्म इतनी आसानी से नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी वजह से हमारा कॉर्टिकॉइड्स जो है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो है वो बढ़ चुके हुए हैं, उसके बढ़ने की वजह से आगे क्षमता जो होती है इसकी गोनाड्स की, वो हमारी बिगड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है।
इसमें एक चीज और देख लेते हैं, यहीं पर ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिर, ठीक है। इन दोनों के बीच में ना एक चीज को समझना है, दैट इज योर एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे। और एक आता है एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। ये दोनों ना अपने अपने हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों अपने हार्मोन रिलीज करें, ठीक है। ये आता है इमरजेंसी केस में, मतलब ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, इन विच केसेस दे आर गोइंग टू बी सिक्रेटेड इन आवर बॉडी। इमरजेंसी के केस में फाइट एंड फ्लाइट वाला 3F लगते हैं इसके अंदर, हम सब जानते हैं कौन सा, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, भाग जाओ भगोड़ा बन के, ठीक है, वो वाला। फाइट का मतलब नहीं, योद्धा बन के जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे, डरेंगे नहीं। फियर, बहुत डर लग रहा है, और इस डर में बच्चों के साथ कई बार आपने नोटिस करा होगा, उनको तो यूरिन भी पास हो जाता है, दैट रियली वर्क्स 3F में, ठीक है। तो ये बड़े होने पर ये अपनी अच्छी क्षमता में बाहर प्रोड्यूस होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट विल बी, ये सिंपैथेटिक में होता है, सिंपैथेटिक ओहो क्या कर रही हूँ, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये हमारा कार्य होता है। अब ये वाला जो पार्ट है एसिटाइल कोलिन का, ये काम करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक के साथ। नॉर्मल में पहले करेंगे, ये नॉर्मल में, नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशंस में, ठीक है। अभी क्लियर। एसिटाइल कोलिन यानी कि नॉर्मल लाने के लिए जो काम कर रहा होता है वो एसिटाइल कोलिन काम कर रहा होता है। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन इमरजेंसी के केस में जब ये रिलीज हो रहे होते हैं तो फियर, फाइट और फ्लाइट का काम करवाते हैं, विच इज गवर्न्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। लेकिन ये याद रखिएगा, इमरजेंसी का केस ये नहीं है कि ओ मुझे स्ट्रेस हो रहा है अभी, मेरा बैकलॉग रह गया, ये है वो है, ये जनरल स्ट्रेस है, इट्स ऑल ओके, दैट इज योर फियर, ठीक है, दैट इज योर फियर। बट एग्जाम के बाहर जो लग रहा है वो डर से ज्यादा तो वहां पे ये होता है, या तो मैं एग्जाम ना दूं, हे परमात्मा धरती फट जाए एग्जाम ना हो, कुछ ना कुछ तो कहते थे ना, भगवान से प्रार्थना करते थे, आज स्कूल की छुट्टी हो जाए, आज इसका हो जाए, इसका उसका हो जाए, जो हम अजीब सा सोच रहे होते थे, दैट कम्स अंडर द फियर। लेकिन जब ये बहुत बहुत ज्यादा हो गया, बच्चे को प्यास लग रही है, बच्चे का हाव भाव चेंज होने शुरू हो गया, दैट कम्स अंडर द फाइट एंड द फ्लाइट सिचुएशन। वो फाइट कर पा रहा होता है, फाइट करनी होती है उसको अपनी बॉडी के अंदर, फाइट चल रही होती है, तो ये हार्मोन बड़ी पीक पे चल रहे होते हैं, दोनों हार्मोन ये बड़े पीक पे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा लड़ाई कर पाता है कि हाँ नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मैं कर पाऊंगा एंड ऑल, ऐसे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। जो चीजें मैंने लिखवाई, सॉरी जो इसमें लिखी हुई हैं, आई रियली होप कि आप वो एक बार खुद से रीड कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको उसके भाव में नहीं बताया जो टेक्निकली लैंग्वेज लिखी हुई है, मैंने उससे थोड़े अलग भाव में बता दी है, पर सारी बातें इनसे ज्यादा ही बताई है, ठीक है। आई रियली होप कि आपको क्लास बहुत पसंद आई हो, आपने एंजॉय करा। इसी के साथ एनाटॉमी समाप्त होती है आज, लास्ट क्लास खत्म, हैप्पी पूरे। चले, किसी का कोई प्रश्न है? वैसे तो मैं पूछना भूल गई, सॉरी, प्रश्न है किसी का? मैम टेस्ट कब लेंगे आप? दैट्स वेरी गुड, आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, और